नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो चलिए आज की 4 बड़ी खबरों पर जिस पर विस्तार से बात करेंगे उसको पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। पहली खबर, मोदी के बाद शाह का तुष्टीकरण वाला वार, मोदी का प्रण, तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण, बार बार क्यों पिट जाती है बिहार पुलिस, इस पर भी बात करेंगे और गजराज का इंसान से संघर्ष को भी समझाएंगे। इन 4 बड़ी खबरों पर आपको रिपोर्ट दिखाने के बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। और चलिए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बिहार चुनाव पर अमित शाह ने सबसे बड़े बयान दिए। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया और बिहार में एनडीए बहुमत से चुनाव जीतेगा, ये दावा उन्होंने किया। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार चुनाव जीतेंगे, ये तमाम दावे उन्होंने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में कहे हैं और ये दावे किए कि बिहार में एनडीए बहुमत से चुनाव जीतेगा और बड़े बहुमत से हम बिहार चुनाव जीतने जा रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार चुनाव जीतेंगे, ये दावा उन्होंने किया। इसके साथ ही विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? तो प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठ करता है। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहाँ है कोई। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने बयान सुना, लेकिन बिहार चुनाव पर अमित शाह के बयान के मायने भी समझ लीजिए। नीतीश के नाम पर एनडीए में कोई संशय की स्थिति नहीं है, ये साफ किया अमित शाह ने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़कर अब तक की सबसे बड़ी जीत बिहार में होगी और एनडीए ही जीतेगा। विपक्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। राइजिंग भारत समिट में अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया और विभाजन पर अमित शाह का बड़ा बयान सुनने को मिला। देश के विभाजन पर उन्होंने बात किया और बात करते हुए ये कहा कि तुष्टीकरण की वजह से ही विभाजन हुआ, मुस्लिम जनता नहीं चाहती थी विभाजन, देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विभाजन नहीं किया गया, कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को स्वीकारा। तुष्टीकरण करने वाले समझौता करते हैं, देश के अंदर नया देश बनाने का बीज बोते हैं। उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रहित को के ऊपर सत्ता को रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कट्टरपंथियों का साथ किन नेताओं ने लिया और ऐसा क्यों किया? और पार्टीशन के लिए वो कहते हैं कि जो है मुसलमान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, गरीब मुसलमान नहीं चाहते थे ऐसा हो। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ, पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी। किस नेता के बारे में बात हो रही थी? वो कौन से नेता थे जो ये कर रहे थे? नहीं, ऐसे सिंगल आउट करना तो बहुत तकलीफ होगी, मगर कांग्रेस ने बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया था। तो इशारा उन्हीं की तरफ है। इशारे का सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री तो अंततोगत वही बनता है जो फैसले करता है। हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने उस वक्त नेहरू जी को बनाया था, परंतु मैं इतना
सुनिश्चित रूप से कहता हूं, आज देश के युवाओं को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी उठाकर मंच पर लाकर पूछ लीजिए, उस वक्त आप विभाजन लेते क्या? विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है, और ये मैं मानता हूं इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता। तो अमित शाह ने बहुत साफ शब्दों में, बड़े कड़े शब्दों में ये बात कही कि विभाजन को स्वीकारा गया है, विभाजन हुआ नहीं था, कराया गया था। तुष्टीकरण पर प्रहार वाले बयान को आप समझ लीजिए। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग भारत समिट में आए थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राइजिंग भारत में आए और प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप कल लगाया था। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली, मोदी जी ने यह बात कही और आज देखिए गृह मंत्री ने उस बात को आगे बढ़ा दिया। अमित शाह ने कहा कि उस वक्त के नेता राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के नेताओं ने इसे स्वीकार किया था और पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। जब उनसे यह पूछा गया कि आप नाम किसका ले रहे हैं, तो उन्होंने घुमाया नहीं, फिराया नहीं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो फैसले लेता है उसी को सबसे बड़ा पद मिलता है और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। आगे बढ़ते हुए वक्फ कानून पर भी उन्होंने बयान दिया। देखिए, वक्फ कानून पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। गिने चुने नेता कर रहे हैं वक्फ कानून का विरोध, मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, गरीब पसमानदा को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है। संसद में राहुल वक्फ पर बोलने नहीं आए, पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे लेकिन वो संसद में नहीं पहुंचे। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है, उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको दो चार सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। तो अमित शाह ने कहा कि वक्फ का विरोध मुसलमान समाज नहीं कर रहा है, कुछ नेता कर रहे हैं। नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। वक्फ पर अमित शाह के बयान के अब मायने समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है, गिने चुने नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अब तक वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों का कब्जा था और अब गरीब पसमानदा को प्रतिनिधित्व मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा इसमें मिलेगा जो उनकी बेहतरी के लिए है। आगे बढ़ते हुए अब बात मुंबई आतंकी हमलों की करेंगे और उसके दोषी के प्रत्यर्पण की करेंगे। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। एनआईए अगले कुछ हफ्तों तक उसे अपनी कस्टडी में रखेगी और सवाल जवाब करेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी, मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में
मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हुई। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडों में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक में आवेदन दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और अब वो भारत लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको खबर को समझा देते हैं। देखिए 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया। 9 आतंकी समेत 175 लोगों की मौत हो गई। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची। 2006 से 2008 के बीच पूरी प्लानिंग की गई। डेविड हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश की थी। मुंबई हमले की पूरी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। ये जानकारी आई सामने कि राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और इतना ही नहीं, राणा ने होटल बुकिंग कराई और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं भी दी। मामले की जांच शुरू हुई। अमेरिका से राणा और हेडली की गिरफ्तारी हुई और डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश में गिरफ्तारी की बात कही गई। एफबीआई की पूछताछ में हेडली ने कबूला कि मुंबई के टारगेट्स की रेकी उसने की थी और राणा ने इन सब में उसकी मदद भी की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी गई और हेडली ने यह गवाही दी थी। राणा का नाम भी उसने लिया था उस गवाही में। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई भारत की तरफ से, और इस पूरे प्रोसेस के 5 साल बाद भारत को कामयाबी हाथ लगी है और 2025 यानी कि इस साल मार्च के महीने में, यानी कि इसी महीने में राणा का प्रत्यर्पण होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।